कुछ होती हैं कन्फेडरेशन। आपको पता है जैसे ही वॉर खत्म हुई, जैसे आज पाकिस्तान की जंग हो इंडिया के साथ, तो देयर वुड बी नो डिफरेंस बिटवीन केपी एंड पंजाब। जैसे ही ये जंग खत्म होगी, they would be all fighting for the same things। हुआ ये कि जब 13 स्टेट्स जंग लड़ रही थी तो जज्बा बड़ा हाई था। they were fighting for a cause। तो उनके दरमियान कोई भी डिफरेंसेस नहीं थे। जैसे जंग खत्म हुई, there were serious between northern states of the USA and southern states of the USA। कि वो स्टेट्स जो नॉर्थ अमेरिका में हैं या साउथ अमेरिका में नहीं। इसका मतलब होगा कि अमेरिका में कुछ स्टेट्स हैं, दे आर कॉल्ड नॉर्दर्न स्टेट्स, और कुछ स्टेट्स थी साउथ में, दे आर कॉल्ड सदर्न स्टेट्स। इन दोनों के दरमियान ट्रस्ट डेफिसिट था, इन दोनों के दरमियान भी, और अभी हर स्टेट वाज इन ट्रस्ट डेफिसिट विद ईच अदर। हर स्टेट जो इंडिविजुअल राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट कर रही थी और कॉमन राइट्स को प्रोटेक्ट नहीं कर रही। तो यहाँ पे क्या हुआ, आपने नाम सुना होगा एक चीज का, और उस चीज को कहते हैं जॉइंट फैमिली सिस्टम। वो पता ना जॉइंट फैमिली सिस्टम में क्या होता है? एक होता है ताया, और ताया के नीचे बेचारे छोटे छोटे क्या होते हैं, ऐसे ही है, एक ये चाचा बेचारा, एक ये चाचा, एक अच्छा। अब चाचा बड़ा पावरफुल होता है, चाचा जनाब पूरी सेंट्रल अथॉरिटी होता है, ये ताया होता है। ठीक हो गया, ऐसे ही होता है जॉइंट फैमिली सिस्टम में। और क्या कहा जाता है कि जितने पैसे चाचे कमाएंगे वो किसको देंगे? ताए को देंगे, और ताया फिर उन पैसों को फुली डिस्ट्रीब्यूट करेगा तमाम। चाचे जितने पैसे कमाएंगे किसको देंगे? ताए को, और ताया फिर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तमाम सेंटर्स में। और चाचों के जो सॉवरन राइट्स हैं, मतलब शादी जो करनी होती है वो चाचे ने अपनी मर्जी से करनी होती है ना, लेकिन चाचा अपना सॉवरन राइट किसको देता है? ताए को, कि चलो तुसी फिर जिथे थोड़ा दिल करता हो तो शादी कर दो, तो जहां पे आपको दिल करता है वो हमारी शादी कर दें। तो चाचे अपने सॉवरन राइट्स, और चाचे जितना भी रेवेन्यू कमाते हैं वो दे देते हैं सेंटर को, सेंट्रल अथॉरिटी को, और सेंट्रल अथॉरिटी से फिर ये उम्मीद रखते हैं कि वो तमाम यूनिट्स का इक्वली ख्याल रखे। रेवेन्यू, when revenue and sovereign authorities that belong to units, और यूनिट्स हवाले कर दें सेंटर के, और सेंटर को कहे कि हमारा आप, दिस सिस्टम इज कॉल्ड फेडरेशन। पाकिस्तान इज अ फेडरेशन, यूएसए इज अ फेडरेशन, जिसके अंदर यूनिट्स हैं, और वो यूनिट्स अपनी सोवरेन अथॉरिटीज और रेवेन्यू थ्रू टैक्सेशन सिस्टम देते हैं सेंट्रल अथॉरिटी को, और सेंट्रल अथॉरिटी फिर सबका थ्रू एनएफसी, नेशनल फाइनेंस कमीशन, सबका बराबर का ख्याल रखती है। तो मैं यहाँ पे एक बात करने लगा हूँ कि अगर यहाँ पे ताया हो ठग, ताया हो चोर, ताया हो नशई, तो क्या ये जो चाचे हैं ये इसको पैसे देंगे ताए को? नहीं। चाचे अपनी सेंट्रल अथॉरिटी उसको देंगे? नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ट्रस्ट डेफिसिट होगा, देयर वुड बी ट्रस्ट डेफिसिट, एंड ड्यू टू दिस ट्रस्ट डेफिसिट द यूनिट्स वुड नॉट ट्रस्ट ऑन द अदर यूनिट्स, एंड द यूनिट वुड नॉट ट्रस्ट ऑन द सेंटर। यही सीन हुआ अमेरिका में। अमेरिका में 1781 में जब गवर्नमेंट जंग के बाद बनी, तो वो गवर्नमेंट भी ऐसी थी कि जो स्टेट यूनिट्स थे
ना वो आपस में ट्रस्ट कर रहे थे और ना ही वो किसी के ऊपर। क्यों? ये आपने वो मिसाल सुनी होगी ना, जो दूध से जलता है वो लस्सी को भी क्या करता है, फूंक फूंक कर पीता है, इस तरह कुछ है। तो ये लोग डसे हुए थे यूके की सेंट्रल गवर्नमेंट से। उनको लगता था कि यूके की सेंट्रल गवर्नमेंट थी और यूके हमारे ऊपर टैक्सेस लगाता था। इस डर से इन्होंने यहाँ पे कोई भी कुछ सेंट्रल अथॉरिटी क्रिएट नहीं की। और 1781 में जो गवर्नमेंट बनाई वो बनाई अंडर दिस कॉन्स्टिट्यूशन which is known as Articles of Confederation. और आर्टिकल ऑफ कन्फेडरेशन में सेंटर स्ट्रॉन्ग नहीं होता, ठीक है। स्टेट्स जो हैं उसके अंदर, उसके नीचे जो स्टेट्स हैं वो इतनी स्ट्रॉन्ग होती हैं कि these states are considered as countries in itself। जैसे आजकल है ना UAE, एक कन्फेडरेशन है ना। आपने आज तक कभी किसी से सुना है कि मैं UAE जा रहा हूँ? हमेशा लोग क्या कहते हैं, मैं दुबई, मैं अबू धाबी रहता हूँ, मेरा काम शारजा में है, या मैं रासुल खैमा में रहता हूँ, या मैं जुमेरा में रहता हूँ। बिकॉज UAE is confederation which are made up of different states and each state is country in itself। तो यहाँ पे जो पहली गवर्नमेंट बनाई that was confederation, और उसके अंदर जो 13 states थी they were so powerful and 13 states were countries in itself। उसके बाद there was a political philosopher that named Montesquieu। नाम सुना है उसका, इसका Montesquieu का। He was a French philosopher। जिन लोगों का पॉलिटिकल साइंस है उन्होंने इसका नाम जरूर सुना होगा। He was a French philosopher और इसने दुनिया को पहली दफा कंसेप्ट दिया सेपरेशन ऑफ पावर का। ये बड़ा जबरदस्त कंसेप्ट था, क्योंकि इस कंसेप्ट से पहले जो मेजर पावर्स आज हमें नजर आती हैं दुनिया में, ये लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ये जो आज हमें सेपरेशन ऑफ पावर मिलता है, इससे पहले ये जो सेपरेशन ऑफ पावर था दुनिया में ये नहीं था। और जो सेंट्रल अथॉरिटी थी दैट वाज द मेन अथॉरिटी, सेंट्रल अथॉरिटी वाज द मेन अथॉरिटी, ठीक है। किंग ही पार्लियामान होता था, किंग ही एग्जीक्यूटिव पावर होती थी और किंग ही जुडिशियल पावर होती थी। मोंटेस्क्यू ने दुनिया को कंसेप्ट दिया, वो आपने एक बात भी सुनी होगी ना कि पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। दुनिया को पहली दफा ये डिवीजन ऑफ पावर, सेपरेशन ऑफ पावर के कंसेप्ट मिला। इस सेपरेशन ऑफ पावर में क्या होता है कि जो लेजिस्लेचर होता है दैट इज कंसर्न्ड विद मेकिंग ऑफ लॉज। Legislature is concerned with making of laws, while executive is concerned with implementation of laws. And judiciary is concerned with the interpretation of laws. Legislature, making of laws. Executive, implementation of laws. और जुडिशरी इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉज। अच्छा, अब हुआ क्या कि ये जो आर्टिकल्स ऑफ कन्फेडरेशन है जो उन्होंने 1781 में बना लिए,
ये आर्टिकल्स ऑफ कन्फेडरेशन ज़्यादा देर चल ना सके और यूएस को 1788 में एक नया कॉन्स्टिट्यूशन पास करना पड़ा एंड दिस इज कॉल्ड द यू कॉन्स्टिट्यूशन। तो बच्चों अभी तक तो हमने सिर्फ मूड बनाया है, आपको सिर्फ समझाया कि चीज़ें होती कैसी हैं। अब हमारा पहला टॉपिक ये है कि इन आर्टिकल्स ऑफ कन्फेडरेशन के अंदर ऐसी कौन सी कमी थी कि उनको सिर्फ 7 साल बाद एक नया कॉन्स्टिट्यूशन पास करना पड़ा। तो ये जो आर्टिकल्स ऑफ कन्फेडरेशन है, इसके अंदर जो पहली कमी थी वो ये थी कि इसके अंदर देयर वाज नो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी। यहाँ पे कोई सेंट्रल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी नहीं थी। जी एक सॉर्ट ऑफ डिसीजन था, वेरी गुड। ये एक सॉर्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन था जिसके अंदर उन्होंने अपनी 7 साल अपनी हुकूमत चलाई। अच्छा, इसके अंदर कुछ सेंट्रल अथॉरिटी नहीं थी। जब सेंट्रल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी नहीं थी तो यहाँ पे कोई सेंट्रल टैक्सेशन सिस्टम नहीं था। अब अगर किसी मुल्क के पास टैक्स कलेक्शन करने के लिए कोई सिस्टम ही ना हो तो पैसों के बगैर मुल्क कैसे चलेगा? तो इसलिए जब भी कोई काम करना होता था सेंट्रल लेजिस्लेचर ने, तो सेंट्रल लेजिस्लेचर को पैसे किससे लेने पड़ते थे? स्टेट से बकायदा रिक्वेस्ट करनी पड़ती थी कि भाईजान ये काम करवाना है, आप अपने अपने हिस्से के पैसे पे। तो ये एक बड़ी फनी सी सिचुएशन क्रिएट होती थी। और दूसरी बात ये है कि इसके अंदर सिर्फ लेजिस्लेचर थी और वो जो लेजिस्लेचर थी वो लेजिस्लेचर भी इनएप्ट थी, नाकाफी थी। ये नाकाफी कैसे थी? ये नाकाफी ऐसे थी कि आप दुनिया में जितनी भी लेजिस्लेचर्स देख लें, आप दुनिया में जितनी भी लेजिस्लेचर देख लें तो 2 किस्म के वो कानून पास करती हैं। एक होते हैं ऑर्डिनरी लॉज और एक होते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज वो होते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज वो लॉज होते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करते हैं। ऑर्डिनरी लॉज जो हैं वो सिंपल ही होते हैं, ठीक है। और दुनिया में होता ये है कि जो ऑर्डिनरी लॉज होते हैं वो पास होते हैं सिंपल मेजॉरिटी के साथ। सिंपल मेजॉरिटी चाहिए होती है ऑर्डिनरी लॉज के लिए, जबकि जो कॉन्स्टिट्यूशन लॉज होते हैं वो 2/3 मेजॉरिटी के साथ पास होते हैं। मतलब अगर 100 बंदे हैं तो अराउंड 67 बंदों की कंफर्मेशन चाहिए। और बच्चे यहाँ पे सिंपल मेजॉरिटी लेना भी कोई आसान काम नहीं होता। याद है ना, क्लास का एक CR बनाना होता था और फुल वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो जाती थी। सिंपल मेजॉरिटी लेना भी कोई इतना आसान काम नहीं होता। तो यहाँ पे जो लेजिस्लेचर बनी, उस लेजिस्लेचर में ये कहा गया कि स्टेट्स हैं हमारी 13 और जो लेजिस्लेचर बनाएंगे उस लेजिस्लेचर हर स्टेट का एक वोट है। स्टेट 13 है और हर स्टेट का एक वोट है। इन आर्टिकल्स ऑफ कन्फेडरेशन सेंट्रल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी नहीं थी। 3 इदारे बनाए ना, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और लेजिस्लेचर। जुडिशरी भी वहां पर सिर्फ क्या था? लेजिस्लेचर। लेकिन जो लेजिस्लेचर बनाई वो भी बताता हूँ कि उसके पल्ले भी कोई चीज नहीं थी। लेजिस्लेचर दुनिया में कैसे काम करती हैं? सिंपल मेजॉरिटी के साथ। इन्होंने कहा कि 13 स्टेट्स हैं और हर स्टेट का
वोट जो है वो एक कंसीडर किया जाएगा, और सिविल ऑर्डिनरी लॉज के लिए 9/13 स्टेट्स की रजामंदी जरूरी है, और कॉन्स्टिट्यूशन लॉज के लिए 13 की रजामंदी जरूरी है। अगर कोई सिविल लॉ पास करना है उसके लिए 13 स्टेट्स की रजामंदी, और अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पास करना है तो 13 की 13 स्टेट्स को राजी करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि यहाँ पे हर स्टेट के पास एक वीटो राइट होगा। मतलब क्या कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल बिल पास हो रहा है और अगर किसी एक को भी पसंद नहीं आया तो नहीं 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 ऐ काम नहीं होने देना, ना खेडांगे ना खेडन देवांगे। और यहाँ पे ये 2/3 मेजोरिटी बनती है सिविल लॉज के लिए। सिंपल मेजोरिटी लेना मुश्किल होता है, 2/3 मेजोरिटी लेना इम्पॉसिबल था। तो क्या इस फ्रेमवर्क में ये लेजिस्लेचर चल सकती थी? आज मैंने आपको डोंट वरी अबाउट इट। अच्छा, उसके बाद देखो कि स्टेट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी वो ट्रेड थी, और ट्रेड के लिए क्या चाहिए होती हैं? ट्रेड पॉलिसीज। और दुख की बात ये है कि सिर्फ एक लेजिस्लेचर बनाई, और उस लेजिस्लेचर में भी जो ट्रेड पॉलिसीज थी वो सेंटर को, लेजिस्लेचर को नहीं दी। ट्रेड पॉलिसीज लेजिस्लेचर के पास नहीं थी। तो यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे हुआ ये कि यहाँ पे एक स्टेट थी नॉर्थ में, न्यू जर्सी, उसका मैरीलैंड के साथ हुआ झगड़ा, और ये जो झगड़ा था ये बिकॉज ऑफ मिसिसिपी रिवर पे एक नेविगेशन का मसला था, उसकी वजह से ये मसला बना। आपको पता ना हमारा प्यारा जो पाकिस्तान है, और हमारे प्यारे पाकिस्तान का जो दस्तूर है, उस दस्तूर में आर्टिकल 151 से लेके आर्टिकल 160 किसके बारे में है? ये ज्यादातर जो हैं वो स्टेट के प्रोविंसेस के साथ और इंटर प्रोविंशियल डिस्प्यूट्स हैं उनको भी एड्रेस करने के लिए यहाँ पे आर्टिकल्स हैं। इसका मतलब है, इसको भी ये मुश्किल हो जाएगा, थोड़ा आसान करता हूँ। मतलब अगर पंजाब का केपी के साथ को मसला होगा, अगर पंजाब का केपी के साथ को मसला होगा तो वो कौन हल कराएगा? सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, कोर्ट हल करवाएगा। और यहाँ पे कोई सुप्रीम कोर्ट बनाई? There was no central judiciary. उसके बाद यहाँ पे एक स्टेट थी मैसाचुसेट्स। अच्छा, हुआ क्या कि हमारे यहाँ ये जो फौजी होते हैं ना, फौजी, ये जो फौज में सबसे छोटा तबका होता है, सोल्जर्स, उनको पता क्या करवाते हैं? उनकी क्योंकि सर्विस कम होती है, तो मेरे ख्याल में 15 या 18 साल की उनकी सर्विस होती है, और जब उनके गिटे गोड़े रह जाते हैं तो फिर उनको एक कोर्स करवा देते हैं ज़राअत का, ठीक है, कोई मेरे ख्याल में 10-15 लाख रुपए दे देते हैं और कहते हैं कि चलो जी हम तुसी काश्तकारी शुरू कर दो, ठीक है। अच्छा, हुआ ये कि जंग के दौरान जो इन्होंने कॉन्टिनेंटल आर्मी बनाई, ठीक है, कॉन्टिनेंटल आर्मी बनाई, उस जंग पे जो इन्होंने सोल्जर्स को रिक्रूट किया
उनको वॉर के दौरान पैसे नहीं दिए गए, बहुत कम दिए गए पैसे, कोई गवर्नमेंट प्रॉपर थी नहीं, पैसे कहाँ से आने दे। तो हुआ ये कि जंग के बाद वहां पे उन्होंने लोगों से ड्यूरिंग द वॉर उन्होंने लोन लेना शुरू कर दिया, बिजनेसमैन से इधर उधर लोन लेना शुरू कर दिया। ड्यूरिंग द वॉर उन्होंने बिजनेसमैन से इधर उधर लोन लेना शुरू कर दिया। जंग के बाद उन्होंने जिन्होंने से लोन लिया हुआ था, क्रेडिट लिया हुआ था, उन्होंने पैसे मांगे तो पैसे अभी थे नहीं। उन बिजनेसमैन ने इनकी जमीनों के ऊपर कब्जा करना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे पहले फौजी था एक, और बाद में वो बना एग्रीकल्चर, ज़राअत में एग्रीकल्चरिस्ट बना। उस बंदे का नाम था शे। तो शे ने यहाँ पे एक रेबेलियन कर दिया कि एक हमने इनकी हेल्प की है, एक इनको हमारी परवाह नहीं है, ठीक है। तो उसको हिस्ट्री में कहते हैं शीज रेबेलियन, हिस्ट्री में कहते हैं शीज। अब शीज रेबेलियन अब कैसे क्रैश, रेबेलियन क्रैश होते हैं पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ, ऐसे ही होते हैं। बच्चे ड्यूरिंग द वॉर जिस आर्मी को रिक्रूट किया हुआ था उनको पेश ही तो दी नहीं थी, तो आर्मी के लोग बिजनेसमैन वगैरह से लोन लिया हुआ था। जंग के बाद उनके पास काफी सारा लोन बचा हुआ था। तो जब उन बिजनेसमैन ने पैसे मांगे, पैसे अभी थे नहीं, तो उन्होंने लोगों की जमीनों के ऊपर कब्जा करना शुरू कर दिया, जिसमें जो एक अफेक्टी था वो था शे। अब शे जो है ये मैसाचुसेट्स का फार्मर था, he was the farmer of Massachusetts, लेकिन अब वो था फार्मर, पहले आर्मी मैन था, अब वो फार्मर था। तो जब शेख और बहुत सारे लोग और अफेक्टेड हुए तो उन्होंने एक रिबेलियन किया, एक प्रोटेस्ट किया, उसको कहते हैं शेज रिबेलियन। अब बताया ये कि रिबेलियन को क्रश करने के लिए तो फोर्स चाहिए होती है ना। ये जो फौजियों की जमीनें थी ना, फौजियों की जमीनें, उसके ऊपर बिजनेसमैन ने कब्जा करना शुरू कर दिया ना, ये पैसे दो ये कब्जा करते हैं। तो उसके अगेंस्ट इस शे ने एक रिबेलियन किया। अब शे के साथ और भी, मतलब अराउंड they were more than 600 people with the शे। अब जब इन्होंने रिबेलियन किया तो ये इंपॉर्टेंट बात, जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है, कहानी से भी इंपॉर्टेंट बात ये है कि अब रिबेलियन को क्रश करने के लिए क्या चाहिए होती हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस, मिलिट्री फोर्सेस। तो यहाँ पे कोई पैरामिलिट्री फोर्सेस थी नहीं। उसके बाद यहाँ पे जो है इन्होंने कोई सेंट्रल बैंक भी क्रिएट नहीं किया, बिकॉज वो डरते थे एक दूसरे से। तो अगर नॉर्थ ने सेंट्रल बैंक क्रिएट किया तो साउथ वाले उनके रिसोर्सेज पे कब्जा कर लेंगे, और साउथ वाले को लगता था नॉर्थ वाले इनके ऊपर कब्जा कर लेंगे। इस हालात में यूएस 1781 से लेके 1787 तक चला। अब यहाँ पे ये मुल्क जो है, जो बड़ा कंसीडर किया जाता था, किसने यूके को डिफीट दी है, वो यूके की नज़रों में, स्पेन की नज़रों में और फ्रांस की नज़रों में बदनाम होने लग गया। कहते हैं कि डोमेस्टिक इश्यूज नहीं हल हो रहे तो उन्हें फॉरेन इश्यूज क्या हल करने हैं। तो वहां पे वो बंदा जो जंग लड़ के जिसने अपने आप को रिटायर कर लिया था कि मैंने अब नहीं चलाना, अब मैंने मुल्क बना दिया, तो मुल्क जाने और मुल्क के लोग जाने, उस बंदे को भी इन होना पड़ा, जॉर्ज वाशिंगटन को। और इन्होंने 1787 में फिलाडेल्फिया के मकाम पर, फिलाडेल्फिया क्या है,
What is Philadelphia? शाबाश, आप दुरुस्त है। दो चीजें दो सीरीज बड़े इंपॉर्टेंट है यूएस हिस्ट्री में। अर्ली यूएस हिस्ट्री में दो सीरीज बड़े इंपॉर्टेंट है, एक है बॉस्टन और एक है फिलाडेल्फिया। बॉस्टन कहाँ पे है? These two cities have great value in US independence. बॉस्टन कहाँ पे है? मैसाचुसेट्स में। और फिलाडेल्फिया है पेंसिल्वेनिया में। उन्होंने पेंसिल्वेनिया में एक कन्वेंशन बुलवाया, उस कन्वेंशन का नाम रखा फिलाडेल्फिया कन्वेंशन। और उसमें सारी स्टेट्स को पार्टिसिपेट किया, सारी स्टेट्स को बुलवाया। एंड ड्यूरिंग दिस कन्वेंशन ये लोग आर्टिकल्स ऑफ कन्फेडरेशन को अमेंड करना चाहते थे। ये लोग आर्टिकल्स ऑफ कन्फेडरेशन को अमेंड करना चाहते थे, लेकिन ड्यूरिंग द फेज उन्होंने रियलाइज किया कि इस आर्टिकल्स ऑफ कन्फेडरेशन के साथ तो हम मुल्क ही नहीं चला सकते। इवन जॉर्ज वाशिंगटन ने कहा कि आर्टिकल्स ऑफ फेडरेशन, आर्टिकल्स ऑफ कन्फेडरेशन are like a rope of sand. रेत की रस्सी। इसने कहा कि जो आर्टिकल्स ऑफ कन्फेडरेशन है ये तो रेत की रस्सी हैं और हमारी 13 स्टेट्स कभी भी इस रस्सी से टुकड़े टुकड़े हो सकती हैं। तो ड्यूरिंग दिस टाइम दे फेल्ट दैट कि अब हम इस कॉन्स्टिट्यूशन के साथ मुल्क को नहीं चला सकते एंड वी हैव टू फ्रेम अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। तो जब यहाँ पे न्यू कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम होने लगा तो यहाँ पे अगेन बड़ा मसला हुआ, बिकॉज जो नॉर्थ था वो कॉन्स्टिट्यूशन को अपने हिसाब से बनाना चाहता था और जो साउथ था वो कॉन्स्टिट्यूशन को अपने हिसाब से बनाना चाहता था। तो नॉर्थ की एक स्टेट है न्यू जर्सी। तो नॉर्थ ने एक प्लान दिया कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए, उसको कहते हैं न्यू जर्सी प्लान। और साउथ ने एक प्लान दिया जिसको हम कहते हैं वर्जीनिया प्लान। एक क्वेश्चन लिखो, ये पास्ट पेपर का क्वेश्चन है। व्हाट वर द डिफरेंसेस What were the differences between New Jersey plan and Virginia plan? And how these differences were addressed? What were the differences between New Jersey plan and Virginia plan,
and how these differences were addressed. अच्छा, अब आप यहाँ पे देखो कि जो न्यू जर्सी प्लान था उसमें मेजॉरिटी जो है वो नॉर्थ था, और जो वर्जीनिया प्लान था उसमें जो मेजॉरिटी थी वो साउथ थे। अब जो नॉर्थ की स्टेट्स थी वो थी स्मॉलर स्टेट्स। अगर आपने मैप को थोड़ी सी तकलीफ करके देखा हो तो नॉर्थ में देखा होगा छोटी छोटी स्टेट्स हैं, जैसे न्यू जर्सी, न्यू हैम्पशायर, रोड आइलैंड, वर्मंट, छोटी छोटी स्टेट्स हैं। और साउथ में देयर आर लार्जर स्टेट्स बड़ी हैं, जैसे नॉर्थ कैरोलिना, साउथ कैरोलिना, जॉर्जिया, वर्जीनिया। जब ये स्टेट्स बड़ी थी तो यहाँ पे पॉपुलेशन भी ज्यादा थी, और यहाँ पे रिलेटिवली उस टाइम पॉपुलेशन कम थी। साउथ में जो मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटी थी वो थी एग्रीकल्चर, और नॉर्थ में जो मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटी थी वो थी इंडस्ट्री। अब एग्रीकल्चर की आपको पता 2 टाइप्स होती हैं, एक होती है मैनुअल एग्रीकल्चर और एक होती है मैकेनिकल एग्रीकल्चर। अब मैनुअल एग्रीकल्चर बाय मैन, जिसके लिए मैन पावर चाहिए, और मैकेनिकल एग्रीकल्चर बाय मशीन। और जिस दौर की हम बात कर रहे हैं उसमें मशीनरी तो अभी थी नहीं, तो एग्रीकल्चर होती थी मैनुअल एग्रीकल्चर, जिसके लिए मैन पावर चाहिए थी। और वहां पे जो मैन पावर आई वो थे बेचारे स्लेव, जिनको ये लोग अफ्रीका से पकड़ के लाते थे। तो साउथ वाले दे वर इन फेवर ऑफ स्लेवरी, जबकि जो नॉर्दर्न वाले थे कहते थे उल्लू के पट्टो, अमेरिका को तुमने बनाया है ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ, on the basis of liberty and on the basis of pursuit of happiness। इस बेस पे तुमने बनाया है अमेरिका को, और आज उस अमेरिका में आप रख रहे हो स्लेव। तो हाउ इट इज पॉसिबल कि अमेरिका जो है वो हाफ स्लेव हो और हाफ फ्री हो? इसलिए अमेरिका में स्लेवरी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद जो भी गवर्नमेंट बनती है उस गवर्नमेंट को बनाने के लिए एक सेंटर क्रिएट किया जाता है, और उस सेंटर में ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन या सीट्स होती हैं, सेंटर में सीट्स होती हैं। अगर हमारा नेशनल असेंबली है तो नेशनल असेंबली में सीट्स हैं, और वो सीट्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। ये जो रिप्रेजेंटेशन है
ये जो गवर्नमेंट के अंदर रिप्रेजेंटेशन है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिबेट हुई बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ। अब साउथ की पॉपुलेशन ज़्यादा थी, इसलिए वो कहते थे कि जो रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए वो होनी चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलर सोवरेनिटी। अगर पंजाब की पॉपुलेशन ज़्यादा है तो पंजाब की सीटें क्या होनी चाहिए? ज़्यादा। तो वहाँ पे वो कहते थे कि जिस स्टेट की पॉपुलेशन ज़्यादा है उसकी रिप्रेजेंटेशन, उसकी सीट्स गवर्नमेंट में ज़्यादा होनी चाहिए, जबकि इनकी पॉपुलेशन कम थी। ये लोग चाहते थे कि जो रिप्रेजेंटेशन है वो इक्वल होनी चाहिए। उसके अलावा जो ये लोग थे, गवर्नमेंट की हाउसेस के हिसाब से कितनी टाइप्स होती हैं? ऑन द बेसिस ऑफ हाउसेस गवर्नमेंट कितनी टाइप्स होती हैं? तो कौन कौन सी? बाई कैमरल एंड यूनिकैमरल। तो नहीं हमजा, तुम मुझे हाउसेस के नाम बता रहे हो, मैंने पूछा है कि टाइप्स कितनी होती हैं। तो बाई जो तुम बता रहे हो वो ये है कि बाई कैमरल में एक अपर हाउस होता है और एक लोअर हाउस होता है, जबकि यूनिकैमरल में सिर्फ एक ही हाउस होता है। So on the basis of houses, government has two types, bicameral and unicameral. In bicameral, generally we have two houses, upper house and lower house. जैसे हमारा है अपर हाउस सेनेट एंड लोअर हाउस है नेशनल असेंबली, और इनको मिला के हम कहते हैं पार्लियामेंट। वहां पे साउथ की पॉपुलेशन थी ज्यादा, तो साउथ कहता था कि जो गवर्नमेंट होनी चाहिए वो होनी चाहिए बाई कैमरल, और उस बाई कैमरल गवर्नमेंट के अंदर दोनों हाउसेस में जो रिप्रेजेंटेशन है वो ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलर सोवरेनिटी हो। ये वो इसलिए कहते थे ताकि ओवरऑल रिप्रेजेंटेशन हमारी होनी चाहिए, ताकि ओवरऑल रिप्रेजेंटेशन किसकी हो? हमारी हो। चाइना बच्चे अच्छा बेटा, चाइना यूनिकैमरल है, एक ही हाउस है। अच्छा, और ये कहते थे कि रिप्रेजेंटेशन जो होनी चाहिए वो इक्वल होनी चाहिए, और वो होनी चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ यूनिकैमरल हाउस हो बस। उसके बाद ये जो साउथ था, आपको पता ना मोहल्ले में एक चौधरी होता है और एक बेचारा होता है कमी। चौधरी आपको पता है खुद ही पावरफुल होता है, और कमी बेचारे के पुरसान हाल होते हैं। कमी हमेशा क्या चाहेगा कि 4 पॉइंट मेरे साथ और मेरे साथी मिल जाएं और मिलके हम कुछ सेंट्रल क्रिएट कर लें, सेंट्रल अथॉरिटी क्रिएट कर लें। और चौधरी जो होता है वो आपको पता है ऑल इन ऑल होता है। क्या चौधरी को ये बात पसंद आएगी कि 4 छोटे लोग इकट्ठे होके मेरे मुकाबले क्रिएट करें? शाबाश, नहीं आएगी। तो अब मुझे बताओ, अगर 2 किस्म गवर्नमेंट्स हों, कुछ हों कि जहाँ सेंटर ज़्यादा स्ट्रांग हो, वो कहें कि इस्लामाबाद जो है उसके पास पावर ज़्यादा हो और पंजाब के पास पावर कम हो, और कुछ होंगे जो कहेंगे कि पंजाब के पास पावर ज़्यादा हो
इस्लामाबाद के पास पास कम हो। तुम लोग मुझे ये बताओ कि जो वर्जीनिया प्लान है उसमें ये कैसी गवर्नमेंट चाहेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट स्ट्रांग हो कि स्टेट गवर्नमेंट स्ट्रांग हो? साउथ वाले चाहते थे कि स्टेट गवर्नमेंट स्ट्रांग हो, स्टेट गवर्नमेंट स्ट्रांग हो। ये खुद ही बड़े थे, खुद ही चौधरी थे, ठीक है, वो कहते थे कि बस स्टेट गवर्नमेंट स्ट्रांग हो। इसके अगेंस्ट जो ये वाले थे ये कहते थे कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्ट्रांग हो। उसके बाद तुम लोगों ने एक कंसेप्ट समझना है। वो कंसेप्ट ये है कि तुम लोगों को पता होना चाहिए कि वोटिंग राइट और वोटिंग काउंट में क्या फर्क होता है। ये मैं समझाता हूँ आपको। ऐसे ये पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान में एक बंदे ने पीएचडी की हुई है और एक बंदा इलिटरेट है। तो पीएचडी वाले का वोटिंग राइट कितना होता है, कितने वोट डाल सकता है पीएचडी वाला बंदा? एक। और इलिटरेट बंदा कितने डाल सकता है? तो यहाँ पे डिबेट ही होती है कि इसकी वजह से गधे और घोड़े क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। इसलिए कभी कभी डिबेट ही होती है कि वोटिंग राइट तो रहना चाहिए सेम, इस वोटिंग राइट की बेस पे वोटिंग काउंट जो है वो ज्यादा कर दे। और कहते हैं कि बेशक वोटिंग राइट इसका एक है और वोटिंग राइट इसका भी एक है, लेकिन इसका वोटिंग काउंट एक ही रहना चाहिए, जबकि पीएचडी वाले बंदे का एक वोटिंग राइट 10 के बराबर कंसीडर होना चाहिए। ये बात समझ आ गई है? समझ आ गई है? ठीक है। अब इससे अगली बात में समझनी है, इससे अगली बात में समझनी है। नॉर्थ वाले कहते थे कि ये गलत बात है कि आपने स्लेव्स रखे हुए हैं। अमेरिका जो है वो लिबरल कंट्री है, उसके अंदर स्लेवरी ठीक नहीं है, इसलिए आप स्लेव को क्या कर दो, आजाद कर दो। जब स्लेव आजाद हो जाएंगे तो उनको क्या मिलेगा, वोटिंग राइट मिल जाएगा। नॉर्थ कहता था कि स्लेव को क्या मिलना चाहिए, वोटिंग राइट मिलना चाहिए। जबकि यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे स्लेव को वोटिंग राइट मिलेगा तो स्लेव किसके पर इक्वल हो जाएगा? अगर स्लेव को वोटिंग राइट मिल जाएगा तो स्लेव किसके इक्वल हो जाएगा, मास्टर के। तो ये साउथ वाले होने देंगे? नहीं, नेशनल भी नहीं थे, नेशनल भी नहीं थे। इसलिए कहते थे कि ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। वो चाहते थे कि स्लेव को की बेस पे जो स्लेव के मास्टर हैं उनको वोटिंग काउंट मिलना चाहिए। मतलब अगर एक बंदे के पास 10 स्लेव्स हैं तो उसका वोट 11 की काउंट होना चाहिए, 10 उसके स्लेव का और एक अपना। डिबेट इस तरह है कि ये चाहते थे कि स्लेव की बेस पे क्या मिलना चाहिए, वोटिंग काउंट उसके मालिक को मिलना चाहिए, जबकि ये कहते थे कि नहीं, स्लेव को जो है वोटिंग राइट मिलना चाहिए। समझ आई? और अच्छी बात क्या होती है कि टीवी में झगड़ा हो तो वहां पे क्या होना चाहिए, एक, ठीक है, कि आज बर्तन मैं धो लेता हूं और कल भी मैं ही धो लूंगा। ये डिटेल में बताया ना बेटा कि वो कहते थे कि साउथ वाले जहाँ पे स्लेव्स थे वो कहते थे स्लेव्स को वोटिंग काउंट मिलना चाहिए। मतलब जो मालिक है ना, ये आपको आगे समझ आ जाएगी, जस्ट होल्ड ऑन, ये आपको समझ आ जाएगी, मैं बताता हूँ आपको दोबारा।
बताता हूँ बच्चे, ये कंप्रोमाइज में देखते हैं, ये सारी बातें कंप्रोमाइज में देखते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने किया एक कंप्रोमाइज, एंड दिस कंप्रोमाइज इज कॉल्ड कनेक्टिकट कंप्रोमाइज। एक एमसीक्यू है, मैं भूल गया हूँ। ये जो नॉर्थ का प्लान था, न्यू जर्सी प्लान, ये दिया था विलियम पीटरसन ने लिखा था, और ये जो साउथ का है ये लिखा था एडमंड रैंडोल्फ ने। नॉर्थ का प्लान दिया था विलियम पीटरसन ने, और साउथ का दिया था, वर्जीनिया प्लान दिया था एडमंड रैंडोल्फ ने। और जो कंप्रोमाइज हुआ था कनेक्टिकट कंप्रोमाइज, कनेक्टिकट भी उनकी एक स्टेट है, इसको कहते हैं, ये दिया था रॉजर शर्मन। इसमें पहला कंप्रोमाइज ये था, ये है गया एडमंड रैंडोल्फ रॉजर शर्मन, SHERMAN, रॉजर शर्मन। समझ आ गई यहाँ तक? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? मजा आ रहा है तुम लोगों को? बोर तो नहीं हो रहे ना? ठीक है, शाबाश। क्योंकि ना ये कॉन्स्टिट्यूशन की चीजें बोर करती हैं, लेकिन मैंने आपको बोर नहीं होने देना, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे ये क्या यार, ये क्या पूछ रहे हो? विलियम शर्मन ने बकाया क्या तुमने क्या पूछा बेटा? मुझे समझ ही नहीं आई। पहला कॉम्प्रोमाइज ये था कि हाउस होंगे दो, हाउस होंगे, बाई कैमरल हाउस होगा। उस बाई कैमरल हाउस में एक होगा अपर हाउस और एक होगा लोअर हाउस। जो अपर हाउस होगा उसका नाम रखा गया सेनेट, और जो लोअर हाउस है उसका नाम रखा गया हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, और इनको मिला के कहते हैं कांग्रेस। दुनिया में ये जो सेनेट का कंसेप्ट है, बल्कि सेनेट को भी छोड़ो, ये दुनिया का पहला प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है। All the governments are copy of the US government. All the Senate are the उससे पहले दुनिया में कहीं भी रिपब्लिक गवर्नमेंट का कंसेप्ट ही नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पे लोअर हाउस में बात मान ली साउथ की, लोअर हाउस में बात मान ली साउथ की कि ठीक है, यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेशन होगी ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलर सोवरेनिटी, जी किंगडम थे। और इधर कहा कि यहाँ पर जो रिप्रेजेंटेशन होगी वो होगी इक्वल रिप्रेजेंटेशन। आज मैं आपको सेनेट का मकसद समझाता हूँ कि सेनेट का असल मकसद क्या होता है। किसी को पता है सेनेट का असल पर्पस क्या होता है? व्हाट इज द फंडामेंटल पर्पस ऑफ सेनेट?
लॉ में देखो, हम बात करते हैं यूएस की। उन्होंने कहा कि एक होगा अपर हाउस, लोअर हाउस, उसका नाम रखा हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। उसमें होगी ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन रिप्रेजेंटेशन। और एक यही वजह है कि अमेरिका में 2 स्टेट्स हैं, एक है कैलिफोर्निया और एक है अलास्का। कैलिफोर्निया की पॉपुलेशन ज़्यादा है। हाउस में कैलिफोर्निया के जो सीट्स हैं वो हैं 53 और अलास्का की सीट है सिर्फ और सिर्फ 1। इसको बैलेंस करने के लिए एक अपर हाउस क्रिएट किया गया, उसका नाम रखा गया सेनेट। उसमें कैलिफोर्निया की जो सीट्स हैं वो भला कितनी हैं? कैलिफोर्निया की भी सीट्स 2 हैं, 2। और अलास्का की भी सीट्स कितनी हैं? 2 हैं। बिकॉज अमेरिका में टोटल सेंटर्स होते हैं 100 और हर जो होते हैं वो 50 स्टेट से हैं और इनकी डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह है 50 × 2। हर स्टेट में से 2 सेंटर्स होते हैं। तो बच्चों, जब भी और ये दोनों मिला के क्या बनाते हैं? दोनों मिला के बनाते हैं कांग्रेस। और ये जो कांग्रेस है ये यूएस का लेजिस्लेचर है। इसका काम है लॉ मेकिंग करना। लॉ मेकिंग इज विद लेजिस्लेचर। बच्चों, जब भी लॉ मेकिंग होगी, अगर लोअर हाउस में लॉ मेकिंग होगी और यहाँ पे लॉ मेकिंग होकर हो सिंपल मेजोरिटी के साथ, तो यहाँ पे अलास्का के दिल में क्या फीलिंग आएगी कि मेरा तो यहाँ पे कोई रोल ही नहीं है। अलास्का के दिल में तो ये फीलिंग आएगी ना कि मेरा तो अमेरिका में रोल ही नहीं है। पाकिस्तान के कंटेक्स्ट में समझाता हूँ कि पाकिस्तान में पंजाब की जो सीट्स हैं दे आर अराउंड 170+, और जो बलूचिस्तान की हैं दे आर अराउंड 20+। तो यहाँ मतलब बलूचिस्तान को तो यही लगता होगा ना कि मेरा तो यहाँ पे कोई रोल ही नहीं है। तो इसलिए ड्यूरिंग लॉ मेकिंग लोअर हाउस में ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन जो छोटी स्टेट्स के दिल में महरूमियां रहती हैं वो अपर हाउस में ऑन द बेसिस ऑफ इक्वालिटी उनको हल किया जाता है। वो महरूमियां जो लोअर हाउस में ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन स्मॉल स्टेट्स के दिल में पैदा होती हैं, उन महरूमियों को ख़त्म करने के लिए अपर हाउस में इक्वलिटी की बेस पे रिप्रेजेंटेशन होती है। और साथ ये कहा जाता है कि जो लॉ जब तक लोअर हाउस से पास होके अपर हाउस से पास नहीं होगा, जो बिल लोअर हाउस से पास होके अपर हाउस में जब तक पास नहीं होगा वो बिल लॉ नहीं बनेगा। और इसके साथ वो महरूमियां जो लोअर हाउस में ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन क्रिएट होती हैं वो अपर हाउस में ऑन द बेसिस ऑफ इक्वालिटी खत्म होती हैं। एंड यूएस वाज द फर्स्ट कंट्री टू गिव दिस concept of Senate to the rest of the world। और समझ आई है पढ़ रही हूँ?
यार ये जो मैं पोर्ट्स के अल्फाज इस्तेमाल करके लिए हैं, ठीक, बच्चियां तो फिर बेटियां होती हैं ना, बेटियों के लिए तो फिर इज्जत ही होती है ना सिर्फ। ठीक है पोट्रियों। बच्चे किसी के बच्चे हैं नहीं, बच्चे मेरे अपने बच्चे हैं, बच्चों का मैं रूहानी बाप हूँ, ठीक है, बच्चों का मैं खुद बाप हूँ। बाप को इतना तो हक है ना कि बेटियां तो प्यारी होती हैं ना, बेटियों को तो बंदा नहीं ना कुछ कह सकता यार। अच्छा एक तो आप बच्चे से कुछ कह नहीं सकता। बच्चे मैंने ये कहा है कि वो महरूमियाँ जो लोअर हाउस में ऑन द बेसिस ऑफ अपर हाउस में बराबर होती हैं, ये कंसेप्ट यूएस ने दुनिया को पहला दफा दिया था। बिकॉज अगर आप हिस्ट्री देखो ना, पॉलिटिकल हिस्ट्री, तो यूएस से पहले दुनिया में कहीं भी आपको सेनेट का कंसेप्ट नहीं मिलता। ठीक है बच्चे, साइमा, ओके जी। उसके बाद दूसरा कंप्रोमाइज क्या था, आगे जाके बताते हैं, ये आगे जाके डिस्कस करते हैं बेटा, ये आगे जाके डिस्कस करते हैं। ओए तुम लोगों की है, इसका मतलब है कि अल्लाह ने मुझे हिम्मत दी है कि मैं हैंडल कर सकता हूँ। तो नहीं यार, अब तो सीरियस भी हो, अच्छे खासे लोगों को कर सकूँ। अच्छा, दूसरा कंप्रोमाइज ये है बच्चे, उसको कहते हैं 3/5 कॉम्प्रोमाइज। 3/5 कॉम्प्रोमाइज। इस 3/5 कॉम्प्रोमाइज में ये था कि ठीक है, स्लेव्स को वोटिंग राइट तो नहीं, बाकी स्लेव्स को मिलेगा वोटिंग काउंट, और वो जो वोटिंग काउंट है वो मिलेगा ऑन द बेसिस ऑफ 3/5 फार्मूला। मतलब क्या कि अगर किसी बंदे के पास 3 स्लेव्स हैं तो उसका वोटिंग काउंट होगा, सॉरी, अगर किसी बंदे के पास 5 स्लेव्स हैं तो उसका वोटिंग काउंट होगा 4 के। किस तरह कि 5 स्लेव की बेस पे 3 स्लेव का वोटिंग काउंट मिलेगा और एक उसका अपना होगा तो 4 के बराबर होगा। मतलब अगर एक बंदे के पास 10 स्लेव्स हैं तो उसका वोटिंग काउंट कितना होगा, अगर एक बंदे के पास 10 स्लेव्स हैं उसका वोटिंग काउंट कितना होगा, 11? नहीं, 5/3 फार्मूला, 10 है ना, 10 है ना, तो 6 उसका मिल जाएगा स्लेव्स का और एक उसका अपना 7। अगर 20 है तो कितना मिलेगा, 13। ठीक है, 14 नहीं मिलेगा। अच्छा ठीक है, ठीक है, समझ आ गई इसकी।